हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास पी ब्लॉक में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डिस्कस किया था जिसका नाम था इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, उसको कैसे यूज करते हैं, क्या उसके एप्लीकेशंस होते हैं, सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पी ब्लॉक की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो, जैसे हम जैसे वापस से डिस्कस करते हैं, एक बार फैमिलीज बना लेते हैं। ठीक, तो सबका आपके पास था बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। यहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, एंड आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटस्टाइन। तो आप जब इस पी ब्लॉक को आगे पढ़ोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि भाई ये आपका कौन सा पीरियड है, ये आपका सेकंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ये जो आपके सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं ये अपने बाकी मेंबर से, अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपके सेकंड ग्रुप के सेकंड पीरियड के जो मेंबर्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव थर्ड पीरियड या फिर फोर्थ पीरियड के मेंबर से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों होता है, यही चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कई एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे एल्यूमिनियम +3 बनाता है लेकिन बोरोन +3 नहीं बनाता है। ठीक, ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस बनाता है PCl5, नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है। सेम इसी तरह सिलिकॉन अपने कई कंपाउंड्स में अपनी वैलेंसी +6 शो कर सकता है जबकि कार्बन नहीं शो कर सकता है। ऐसी कई चीजें हैं जिनको आप इसी चीज से एक्सप्लेन कर सकते हो। इस टॉपिक को हम लोग नाम देते हैं एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर of second period elements, second period elements in P block। तो P ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आपके सेकेंड पीरियड एलिमेंट है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से क्या करते हैं, डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करते हैं। तो आप सिंपल यहां पे लिखोगे कि द सेकेंड पीरियड एलिमेंट, आप सिंपल बोलो द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप shows different behavior from its other group members, due to। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहां पे ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट इट्स स्मॉल साइज। जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, जैसे आप जानते हो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज। तो जो आपका फर्स्ट मेंबर होगा, जो आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट होगा, उसकी साइज क्या होगी, सबसे छोटी। दूसरा, सेकेंड, इट्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या होती है, बहुत कम। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, थर्ड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, so cannot expand their कोवैलेंसी। यानी जितने बॉन्ड बना रहा है उनके नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकता है। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर भी है। अगर आप यहां से किसी भी सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट को कंपेयर करो, चाहे आप बोरोन को कंपेयर कर लो एल्यूमिनियम से, चाहे आप कंपेयर करो कार्बन को सिलिकॉन से, या फिर आप कंपेयर करो नाइट्रोजन को फास्फोरस से, इन सबका कॉन्फ्यूजन ये है, देखो 2s2 2p1, ये है 2s2 2p2,
ये है 2s2 2p3 होगा। वहीं आप एल्यूमिनियम पे आओ, ये है 3s2 3p1, ये है 3s2 3p2 और ये है आपका 3s2 3p3। तो अगर मैं इनके बॉन्डिंग के हिसाब से डायग्राम बनाऊं, ऑर्बिटल डायग्राम्स, तो देखो कोई भी एक ले लो, जैसे मैं मान लो नाइट्रोजन ले लेता हूं, तो नाइट्रोजन में क्या होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 होगा। अब बताओ 2s 2p क्या इसके बाद कोई खाली ऑर्बिटल है? बिल्कुल नहीं है। सेकेंड शेल में तो 2 ही होते हैं, एक 2s होता है, एक 2p होता है। देखो 2s में भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो नाइट्रोजन बस अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है किसी और के साथ। मान लो क्लोरीन के साथ शेयर किए, तो यहां से क्लोरीन आया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया और नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए। वहीं मैं बात करता हूं फास्फोरस, तो आप फास्फोरस का यहां पे ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। फास्फोरस के केस में क्या होगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। तो आप थर्ड शेल में आ गए हो, तो यहां पे क्या है, ये 3d ऑर्बिटल खाली पड़ा है। दिस इज वैकेंट 3d ऑर्बिटल, ठीक। तो अभी देखो खाली जगह है, अभी इसके पास इतनी खाली जगह है कि 1 2 3 4 5, ये 5 नए इलेक्ट्रॉन्स और अकोमोडेट कर सकता है ना। तो है क्या, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है, नो वैकेंट d ऑर्बिटल्स, ठीक। जबकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, तो ये क्या कर सकता है, क्लोरीन एटम जब बॉन्ड बनाने आएंगे तो ये 3 से ज्यादा क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है। कैसे, देखो ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट। अगर मैं फास्फोरस की एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फिगरेशन लिखूं, तो हमने बॉन्डिंग में पढ़ा है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा। तो आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, तो ये 3s जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इधर आपका 3p जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन और ये आपका 3d जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब आपके फास्फोरस के ये 5 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन शो करेंगे, कौन सा, sp3 और साथ में क्या आएगा, 1d। तो यहां पर sp3d हाइब्रिडेशन हुआ। अब क्या होगा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 क्लोरीन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इन सबके साथ शेयर कर सकते हैं, और शेयर करके जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, PCl5। बोलो बात समझ में आ रही। तो हुआ क्या, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम था, लेकिन फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। इन वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये अपनी वैलेंसी को 3 की जगह कितना कर सकता है, 5। वैलेंसी नहीं बोल के हम इसको बोलेंगे कोवैलेंसी, जितने ये शेयरिंग के थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो वैसे तो 3 थी देखने पर, लेकिन सिंस ये अपना इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में, खाली d ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर सकता है, तो ये अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन बेचारे नाइट्रोजन के पास तो कोई वैकेंट d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कहां करेगा, कहीं पर भी नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है आपको। ये मैक्सिमम क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे और एक और बॉन्ड बना ले, तो ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी ले आ सकता है, 4। इसीलिए फॉर्म होता है NH4+। याद है, यहां पर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। खैर वो तो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी आप काम की चीज देखो कि डिफरेंस क्या है, यहां वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, यहां पर वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या कर रहा है, अपनी वैलेंसी को इंक्रीज कर पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो आपके पास फर्स्ट मेंबर है, जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए वो अपनी वैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर पाता है। अब कई तरह के क्वेश्चन, सबका आंसर सेम। आपसे कोई पूछे कि भाई PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। कोई आपसे बोले SiF6 2- बनता है, लेकिन CF6 2- नहीं बनता है, रीजन, सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, वो अपनी वैलेंसी बढ़ा सकता है,
कार्बन के पास नहीं है वो अपनी वैलेंसी नहीं बढ़ा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो उसका सिंपल सा एक ही आंसर है कि भाई जो आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी वैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना इन तीन प्रॉपर्टीज की वजह से जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, मेंबर है, जो फर्स्ट मेंबर है, इसको भी हम वापस डिस्कस करेंगे तब आप बना लेना। तो जो आपका फर्स्ट मेंबर है किसी भी ग्रुप का वो बाकी मेंबर से डिफर करता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इट्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, सो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो आप एक बार रीजंस कॉपी करो, फिर मैं आपको इनके एप्लीकेशंस बताता हूं कि कहां कहां पर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं और कैसे इसके इफेक्ट को हम अप्लाई करते हैं। तो देखो कई तरह के क्वेश्चंस आपसे इनके ऊपर पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग होंगे लेकिन उनके मोस्टली रीजंस क्या होंगे सेम। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या ये हमसे यहां पर पूछ सकता है। ठीक, चलो तो मैं इनको ऐसे क्वेश्चन ही एज ए पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं, आपको इनको कंसिडर एज ए क्वेश्चन ही करना है। पहली चीज फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि Al3+ इज फॉर्म्ड whereas B3+ is not formed। ठीक, जैसे हमने सीखा बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली में कौन कौन होता है, बोरोन होता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1। तो हमारे अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से इस ग्रुप का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2NP1 है। इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई एल्यूमिनियम +3 बना रहा है, गैलियम +3 बना रहा है, लेकिन बोरोन +3 नहीं बना सकता। बहुत आसान सा रीजन है, इन सारे मेंबर्स में बोरोन का साइज क्या होगा, सबसे कम। तो सिंपल सी चीज जो आपको यहां पे इसका रीजन है दैट इज जो हम देख भी चुके हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन it has high ionization energy। मैंने देखा कि फर्स्ट मेंबर की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, उसकी वजह से क्या होगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना फिजिबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए होती है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन इट हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड ड्यू टू requirement of high energy it has a lower tendency to form B3+ ion। तो जनरली एक्वस सॉल्यूशन में आपको B3+ आयन नहीं मिलता है। बोरोन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है शेयरिंग के थ्रू, ये कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता एल्यूमिनियम की तरह। तो आप ध्यान रखना Al3+ बनता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है लेकिन B3+ फॉर्म नहीं होता है। सिंपल सा रीजन, बोरोन का छोटा साइज, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, और अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम। इसीलिए बोरोन सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे तब भी बात करेंगे। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन या दूसरा टॉपिक पॉइंट जो आप यहां डिस्कस कर सकते हो, देखो बोरोन या बोरोन छोड़ो, आप किसी पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लो, द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड, सॉरी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ऐसे लिखो, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप can show a maximum covalency of 4। जो पी ब्लॉक के इन ग्रुप्स का पहला एलिमेंट, जैसे बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी शो कर सकते हैं, जबकि इनके बाद वाले एलिमेंट क्या कर सकते हैं, और भी वैलेंसी शो कर सकते हैं। रीजन सिंपल है, ड्यू टू
non availability of vacant d orbitals, the first member of each group cannot expand their covalency. ठीक, तो सिंस यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होता है तो ये मेंबर अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो इसके ऊपर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज PCl5 इज फॉर्म्ड whereas NCl5 is not formed. क्यों? तो उसका रीजन तो यही है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन। पहला मेंबर है नाइट्रोजन, तो यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है तो ये अपनी वैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता वो देख लेते हैं, हमने भी डिस्कस भी किया था। नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बताओ? 2s2 2p3। ठीक, देखो यहां अपने को जगह नहीं मिलेगी, हम इसको पूरे को यही डिस्कस करते हैं एक साथ। आप यहां पर आओ आगे। पहले अपन नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बना देते हैं। नाइट्रोजन इज 2s2 2p3 होता है। तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। ये आपका 2s और ये है 2p। ठीक, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, बताओ क्या 2p के बाद कोई d ऑर्बिटल है? नहीं है। सेकेंड शेल में 2 ही ऑर्बिटल, 2 ही सब शेल होते हैं, एक s और एक p। तो ये 2s और ये 2p। अभी नाइट्रोजन सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो 3 क्लोरीन एटम के साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और सिर्फ क्या बना सकता है? NCl3। ठीक, वहीं पर आप आओ फास्फोरस के पास, तो फास्फोरस की शक्ल बनाओ। फास्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बताओ? 3s2 3p3। ठीक, तो फास्फोरस में क्या होगा? वही आपका 3s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। और जैसा हमने बॉन्डिंग में सीखा है, यहां पर देखो थर्ड शेल में d ऑर्बिटल भी होते हैं, तो ये 5 3d ऑर्बिटल्स आपके पास वैकेंट पड़े हुए हैं। तो ये अपने वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स, वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स। तो फास्फोरस जरूरत पड़ने पर इन वैकेंट ऑर्बिटल्स को काम में ले सकता है। ठीक, अब देखो फास्फोरस के पास है 5 क्लोरीन एटम्स, तो ये फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं फास्फोरस का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो क्या होगा? 3s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच जाएगा बताओ? ये चला जाएगा 3d के अंदर। तो बनेगा क्या? 3s में बचेगा आपके पास एक इलेक्ट्रॉन। बताओ 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 2 3। और 3d के अंदर आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। 3d एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया अब क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5। जहां पहले 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वहां पर आपके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 क्लोरीन एटम आएंगे और इनके साथ क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ठीक, पहले ये क्या करेगा? इन 5 ऑर्बिटल s 3p और 1d इनको कंबाइन करके sp3d हाइब्रिडेशन शो करेगा और फिर ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्लोरीन के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएंगे? कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और इस तरह से कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा? PCl5। तो हम सिंपली यहां पे बोल सकते हैं कि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, साफ साफ दिख रहा है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ vacant d orbitals, vacant d orbitals, phosphorus can increase its covalency beyond 4। ठीक है, ये 4 से ज्यादा कोवेलेंसी शो कर सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता है। बोलो बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? इसी तरह का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलेगा कि PCl5 कैन, या PCl5 आप ले लो PCl3,
कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस बट NCl3 कैन नॉट। तो PCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है, NCl3 का नहीं होता। रीजन फिर से सेम, यहां पर आओ, ये बना NCl3, थोड़ा यहां PCl3 बना लेते हैं। ये आपने इसको आप बना लो, फिर मैं आपको PCl3 का भी बना के दिखाता हूं कि कैसे हम देख सकते हैं कि PCl3 हाइड्रोलिसिस करेगा। तो देखो PCl3 में क्या होगा, ये PCl5 को गायब कर दो आप। PCl3 में तो नॉर्मल स्टेट में बॉन्डिंग हो जाएगी, 3 क्लोरीन एटम आएंगे और इनके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो ये बन गया आपका कंपाउंड PCl3। अब क्या होगा, देखो जब हाइड्रोलिसिस होता है, ध्यान देना इसके ऊपर, जब हाइड्रोलिसिस होता है तो आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे। वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो वाटर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस फास्फोरस को डोनेट करेगा। फास्फोरस क्या, जो भी सेंट्रल एटम होगा, तो सेंट्रल एटम लिख देता हूं मैं कुछ MCl3 टाइप, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या हो रहा है, नए इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, है ना, नए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो नए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उनको रखने की जगह भी तो होनी चाहिए। भाई जब तक उनको रखने की जगह नहीं होगी तब तक ये वाटर से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा। आप मुझे बताओ, क्या नाइट्रोजन के पास नए इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए जगह है? बिल्कुल नहीं है। सारे ऑर्बिटल भर चुके हैं, सारे रूम्स ऑक्यूपाइड है, अब नए मेहमान कहीं और नहीं आ सकते। लेकिन देखो फास्फोरस के पास नए मेहमानों के लिए कितनी जगह है। अगर आप और नए मेहमान लेकर आना चाहते हो तो आप उनको यहां पर आराम से बिठा सकते हो। भाई आराम से आराम करो, आप आराम से करेंगे, आराम तो है ना। तो बेसिकली फंडा क्या है कि जब हाइड्रोलिसिस होगा तो वाटर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अगर आपके एलिमेंट के पास इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अकोमोडेट करने के लिए जगह है तब तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, अदरवाइज हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि इफ द सेंट्रल मेटल एटम हैव vacant orbitals, it can accommodate the electron pairs of water molecule and can undergo हाइड्रोलिसिस। तो ये कंडीशन है हाइड्रोलिसिस होने की। अगर आपके सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो आने वाले वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। तो भाई वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल ही बोल दो आप, तो डी बोलना भी जरूरी नहीं है। बताओ क्या नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है? नहीं है। क्या फास्फोरस के पास है। इसका मतलब फास्फोरस का हाइड्रोलिसिस होगा तो PCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है, जबकि NCl3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई? ऐसे और क्वेश्चन देखेंगे आपको, एक और देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन, सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन इज CCl4 नहीं, SiCl4 कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस बट CCl4 कैन नॉट। रीजन बताओ। कार्बन, चलो कार्बन भी बना के दिखा देता हूं मैं आपको। कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 2s2 2p4, 2s2 2p, सॉरी 4 नहीं, 2s2 2p2, तो ये 2p2, ठीक। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट। बताओ एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहां चला जाएगा, ठीक। तो इसके एक्साइटेड स्टेट भी बना लेते हैं हम यहीं पर। तो एक्साइटेड स्टेट ये तो गई ग्राउंड स्टेट, 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा तो 1 1 2 3, फिर से क्या होगा, 4 क्लोरीन एटम्स आएंगे, कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और क्या बना लेंगे, CCl4। चलो तो फिर सिलिकॉन से भी मिल लेते हैं। सिलिकॉन 3s2 3p2 2, तो सब हटा दो पहले तो आप, ठीक है। फिर 2p2 ये बन गया। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहां की जगह अब कहां जाएगा,
इस वाले ऑर्बिटल में, तो इसको यहां से उठाओ, डायरेक्ट इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखो और ये बन गया। ये भी क्या करेगा, 4 क्लोरीन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्या बना लेगा, SiCl4। अब देखो SiCl4 बन गया, तो कंपाउंड का फॉर्मूला यहां बना दो आप, MCl4। बाकी कहानी सेम है। बताओ क्या इस बेचारे कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं? बोलो नहीं है, नहीं है ना। क्या सिलिकॉन के पास है? बोलो हाँ है। देखो कितने सारे हैं, 5 d ऑर्बिटल्स हैं। बताओ क्या ये वाटर के इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर सकता है? बिल्कुल अकोमोडेट कर सकता है। अगर ये इनको अकोमोडेट कर सकता है तो ये क्या कर सकता है, हाइड्रोलिसिस शो कर सकता है। तो देखो एक ही पैटर्न पे 3-3 क्वेश्चन अलग, रीजन क्या है सेम। एक तीर 3 शिकार, 3 क्या 5-10 शिकार होते हैं एक ही तीर से यहाँ पे। तो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है वो बाकी एलिमेंट से क्या करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर सेकेंड पीरियड एलिमेंट को थर्ड पीरियड से या फोर्थ पीरियड से कंपेयर करवाए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये रीजन क्लिक करना चाहिए इनकी जो आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट है वो बाकी से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी और सबसे इंपॉर्टेंट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ रही? अभी देखो और क्वेश्चन है, पिक्चर खत्म नहीं हुई है तो पिक्चर बहुत बाकी, मेरे दोस्त ध्यान से देखते जाओ। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट ये आपसे पूछता है कि BF4 2- ये बनता है, सॉरी BF4 नहीं, आप ये बोलो AlF6 3- is formed, whereas BF6 3- is not। बताओ क्या रीजन दोगे? वेरी गुड, सेम रीजन। क्या? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन बोरोन। ठीक, एक और क्वेश्चन बोलता है SiCl6 होल 2- बनता है बट इज फॉर्म्ड, बट CCl6 2- is not। रीजन इज सेम, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन कार्बन। तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस, रीजन सबका सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछ सकते थे, कुछ क्वेश्चंस और इनका रीजन आप इसे कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ जिसको हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। फिर देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिनमें आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट बाकी एलिमेंट से डिफर करता है। तो ध्यान से देखना, the first member that is आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ठीक, बाकी मेंबर से डिफर करता है, डिफर्स फ्रॉम अदर मेंबर्स of the group due to its unique ability to form multiple bonds, with itself में आप एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स दो, कुछ एग्जाम्पल है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखो ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं और ये खुद अपने ही साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं एंड विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड, है ना, सेकेंड पीरियड, सिंपल बोलो सेकेंड पीरियड, सेम पीरियड की जगह, कंफ्यूज हो गए बाद में, ठीक। इसका मतलब जैसे कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, कार्बन ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। तो ये एलिमेंट क्या करते हैं, या तो खुद अपने आप के साथ या फिर इसी पीरियड के सेकेंड पीरियड के दूसरे एलिमेंट के साथ क्या बना सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो आप बोलोगे कि यार ये तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट भी बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, लेकिन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। क्यों, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले यहां पे लिख देता हूं मैं सारी चीजें। तो ड्यू टू इट्स यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड, द थर्ड पीरियड elements also form these type of multiple bonds but are less stronger than the multiple bond take formed by second period elements, ठीक। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट जैसे P डबल बॉन्ड O बनता ही है, लेकिन ये बॉन्ड क्या होता है, इन बॉन्ड से कम स्टेबल होता है, कम स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है, आओ उसी चीज को डिस्कस करते हैं। देखो केमिकल बॉन्डिंग में हमने सीखा है, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो भी मैं एक बार आपको आइडिया दे रहा हूं थोड़ा सा, कि ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं ना, ये मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं, इनमें क्या है, एक सिग्मा एक पाई है, एक सिग्मा है दो पाई है। तो जब बॉन्ड बनते ओवरलैपिंग से, एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने के लिए जो दो ऑर्बिटल्स हैं उनकी साइज और एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। क्या होना चाहिए, साइज और एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम साइज एंड एनर्जी। पहली चीज, इफ डिफरेंस बिटवीन साइज एंड एनर्जी इज हाई, ओवरलैपिंग will not be effective, तो ये आप ध्यान रखना, अगर साइज और एनर्जी डिफर कर रही है दो ऑर्बिटल्स की, तो उनके अंदर ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। इसी रीजन से थर्ड पीरियड एलिमेंट के जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट के मल्टीपल बॉन्ड से क्या होते हैं, कम स्ट्रांग होते हैं। मैं एग्जांपल लूं C डबल बॉन्ड C का, या C डबल बॉन्ड O का, या C डबल बॉन्ड N का, या फिर आप एग्जांपल ले लो C ट्रिपल बॉन्ड N या N ट्रिपल बॉन्ड N। ध्यान से देखना, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 2p2, ये भी 2s2 2p2, यहां पे सब जगह देखो 2p 2p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक, 2p 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 2p। इतना तो आप जानते ही हो कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, p ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग से। जब ये p ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई। जब ये एक्सियली ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है आपके पास, सिग्मा। तो देखो ये C डबल बॉन्ड C में एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। तो यहां पर जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो 2p 2p ऑर्बिटल्स, इसका 2p और इसका 2p, इनकी ओवरलैपिंग से बन रहा है। यहां पर भी देखो 2p 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 2p, यहां पर भी 2p 2p और यहां पर भी 2p 2p हो रहा है। तो यहां पर 2p 2p ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो दोनों 2p ऑर्बिटल्स की साइज क्या होगी, सेम, साइज सेम,
एनर्जी सेम, तो इनकी बॉन्डिंग की टेंडेंसी भी क्या होगी, सेम। लेकिन वहीं पर अगर आप देखो P डबल बॉन्ड O, तो P डबल बॉन्ड O में क्या होता है, इसके हम आगे चल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी आप इतना ध्यान रखना P डबल बॉन्ड O, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कंपाउंड का PO4 3-, तो इसकी स्ट्रक्चर बनती है P डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस एंड O माइनस। ठीक, तो आप फास्फोरस का कॉन्फिगरेशन लिखो। फास्फोरस होता है 3s2 3p3 1 2 3। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, देखो फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे, और मतलब इसका जब हाइब्रिडेशन निकालोगे तो वो sp3 आएगा। तो अभी अपन उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं जा रहे हैं, पर यहां देखो यहां 3d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो ऐसे 5 बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा आपके पास, और फिर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक, ऑक्सीजन ये जो आपका पाई बॉन्ड बना रहा है, इस ऑक्सीजन में क्या होंगे, 3d ऑर्बिटल्स काम में आएंगे। कौन से ऑर्बिटल्स काम में आएंगे, 3d ऑर्बिटल्स काम में आएंगे। तो खैर डिटेल में हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिंपल रीजन देखो, जब P और O के बीच में, या आप SO3 का एग्जांपल देखो, S और O के बीच में जब ये मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, इसके तो काम में आएंगे 3d ऑर्बिटल्स और इसके काम में आएंगे 2p ऑर्बिटल्स। तो 3d ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, बड़ा, और 2p ऑर्बिटल का साइज क्या होता है, छोटा। दूसरा, d ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा, मोर एनर्जी, जबकि इसकी एनर्जी क्या होती है, कम। तो देखो हमने क्या बोला, सेम साइज और एनर्जी होगी तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो ओवरलैपिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती है। तो देखो 2p और 3d की साइज में डिफरेंस भी ज्यादा है और एनर्जी में डिफरेंस भी ज्यादा है, तो यहां पर ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी। ओवरलैपिंग इज नॉट इफेक्टिव। तो अगर ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं है तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम। सिमिलरली यहां पर भी 3d ऑर्बिटल, यहां पर 2p ऑर्बिटल, अगेन ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड भी क्या होगा, आपका ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। तो आप ध्यान रखना, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ज्यादा इफेक्टिव मल्टीपल बॉन्ड, ज्यादा स्ट्रांग मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे एज कंपेयर टू फास्फोरस या फिर सल्फर, यानी थर्ड पीरियड के एलिमेंट। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते जाओगे, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये टेंडेंसी जनरली सेकेंड पीरियड एलिमेंट ही शो करते हैं, और इसी वजह से आपने एक प्रॉपर्टी सुनी होगी कैटिनेशन, ये कैटिनेशन शो करते हैं। तो यहां पे मैं इस चीज को लिख रहा हूं, आप ध्यान देना कि द टेंडेंसी टू फॉर्म multiple bond decreases as in heavier elements the pi bond will be formed by p pi d pi overlapping। एक p पाई d पाई, यानी एक p ऑर्बिटल और एक कौन सा ऑर्बिटल काम में आएगा, आपका d ऑर्बिटल। एज d ऑर्बिटल्स आर बिगर इन साइज एंड ठीक है, इसको मैं गायब कर रहा हूं, ये आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बना लो फटाफट से। ठीक है, 2p 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 2p, कोई भी एक बना लो, सबका सेम ही है, एक ये डायग्राम बना लो, बाकी सब 2p 2p लिखना है आपको, ये भी 2p 2p, ये भी 2p 2p, सब में सेम टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, एज d ऑर्बिटल्स आर बिगर इन साइज एंड हैव हाई एनर्जी एंड हैव मोर एनर्जी then p orbitals, so the overlapping is not effective, and strength of pi bond formed
strength of pi bond formed decreases। ठीक, तो इसलिए आपके सेकेंड पीरियड एलिमेंट तो मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे, जबकि थर्ड पीरियड एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जैसे आप देखो, आपको कभी भी पी ट्रिपल बॉन्ड ओ नहीं मिलता है, जबकि देखो आपको एन ट्रिपल बॉन्ड एन मिलता है, कभी भी पी ट्रिपल बॉन्ड बी पी नहीं मिलेगा आपको। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट के अंदर क्या होता है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी में गैप क्या है, ज्यादा है। तो अगर एनर्जी में गैप ज्यादा है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक, तो आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन बताता हूं जो आपसे पूछ सकता है कि भाई कहां पर आप यूज करोगे। पढ़ लिया, समझ लिया, फिर इसका यूज क्या है, इससे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वही देखते हैं। एक बार आप इसे कॉपी करो। तो देखो, ये जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसका यूज, इसके ऊपर बेस्ड एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ऐसा पूछ लेते हैं कभी कभी आपसे कि N2 इज डाई एटॉमिक, whereas phosphorus is tetraatomic। Why? नाइट्रोजन डायटोमिक है जबकि फास्फोरस कैसा है, टेट्राएटॉमिक है। तो रीजन क्या बताओगे आप, बहुत आसान से रीजन है भाई, नाइट्रोजन में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड बनता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, जबकि फास्फोरस ऐसा मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्यों, मैंने आपको बताया, यहां पे कौन सा ओवरलैप होगा, 2p ओवरलैप। यहां पर क्या होगा, dd या फिर dp ओवर d और p में ओवरलैप होगा। तो ये ओवरलैप ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। एक तो इनका साइज बड़ा होता है, बड़े साइज की वजह से ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी। दूसरा, पीपी ओवरलैप ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू पीडी या फिर डीडी ओवरलैप। तो आप सिंपल बोलोगे यहां पर कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम 2p overlap is more effective as compared to PD और DD ओवरलैप। ठीक है, DD ओवरलैप होता नहीं है, PD ओवरलैप की बात करते हैं। PD ओवरलैप इन फास्फोरस। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, N2 फॉर्म होता है, जबकि P2 मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्म में बनता नहीं है। P किसकी फॉर्म में यूज करता है, P4 टेट्राएटॉमिक है, P और P। देखो सारे सिंगल बॉन्ड्स है, यहां पे आपको एक भी मल्टीपल बॉन्ड नजर नहीं आएगा। रीजन क्या है, हेवियर एलिमेंट्स के लिए मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं, जबकि लाइटर एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये ध्यान रखना, जो अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड्स फॉर्म करता है विद एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप और अदर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, और इसी टेंडेंसी की वजह से ये अपने बाकी ग्रुप मेंबर से क्या करता है, डिफर करता है। और यही रीजन है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का जिसको आप बोलते हो कैटिनेशन। तो नाम तो आपने सुना ही होगा कैटिनेशन का। व्हाट इज कैटिनेशन, तो हम यहां पे पहले पॉइंट लिख देते हैं, दैट इज ड्यू टू द टेंडेंसी टू फॉर्म strong multiple bonds, these second period elements have a strong tendency to form long chains known as कैटिनेशन। ठीक, तो कैटिनेशन क्या होता है तो आप जानते हो, एक एलिमेंट अपने ही दूसरे एलिमेंट के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर बड़ी बड़ी चेन्स बनाता है। तो जो चेन्स बनती है उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं,
कैटिनेशन, और ये कैटिनेशन शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं कैटिनेशन शो करने की। तो यहां पे एक और चीज लिख देना आप, द टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन decreases down the group as weak multiple bonds will be formed. Weak multiple bonds are formed, है ना। तो आपका डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है, इसलिए वीक मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और ये वीक मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से कंपाउंड्स की कैटिनेशन शो करने की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बुराई बात समझ में? तो देखो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की है। हमने जो भी कुछ डिस्कस किया ना इसको हम बार बार यूज करेंगे। हम अभी तो हम जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम एक एक फैमिली को डिस्कस करेंगे। बोरोन फैमिली को अलग, कार्बन को अलग, नाइट्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग, हेलोजन को अलग और नोबल गैसेस को अलग। तो वहां पर हम इन सारे कंसेप्ट्स को यूज करेंगे। तो मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई है, एक लास्ट लेक्चर में और एक आज वाले लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट सिखाया था और उसके यूजेस सिखाए थे। आज मैंने आपको सिखाया कि कैसे जो आपका अपर एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सब अपने बाकी मेंबर से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। डिफर करने का रीजन क्या होता है, एक इनका साइज बहुत छोटा होता है, दूसरा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होने की वजह से ये अपनी वैलेंसी को नहीं बढ़ा सकते हैं। स्मॉल साइज होने की वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं और कैटिनेशन शो करते हैं, है ना। तो और हाई आयनाइजेशन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहते हैं। तो इनके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आपको उनका आंसर किस तरीके से सिलेक्ट करना है, ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया। तो आप ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक को समझने के लिए। आप इसे एक बार और रिवाइज करो, रीजनिंग्स को देखो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। और अब हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद इंडिविजुअल ब्लॉक। यानी हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे बोरोन फैमिली, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि बोरोन एल्यूमिनियम क्या क्या कंपाउंड्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास और स्टार्ट करते हैं विद बोरोन फैमिली।